हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के बारे में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया था कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इवोपरेशन के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने 3 टाइप्स के ट्रांसपीरेशन को डिस्कस किया था। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन को, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन को, और लेंटिसेल या फिर लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन में आपको स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के बारे में डिटेल से समझना है, डिटेल से जानना है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। यानी कि ट्रांसपीरेशन में आपको स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका ट्रांसपीरेशन स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन ये आपको डिटेल्स में पढ़ना है। यानी कि जो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है पहले उसके बारे में समझेंगे हम लोग। और स्टोमेटल जो पोर होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जिसके द्वारा वाटर का जो है कि वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यानी कि जो स्टोमेटल का स्ट्रक्चर होगा, स्टोमेटल पोर का स्ट्रक्चर होगा, उसको समझेंगे। यानी क्या स्टोमेटल पोर का स्ट्रक्चर होता है, मोनोकाट में कैसा शेप होता है स्टोमेटल स्ट्रक्चर का, या फिर स्टोमेटल पोर का स्ट्रक्चर मोनोकाट में कैसा होगा, डाइकाट में कैसा शेप या कैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कैसे ये ओपन होंगे, कैसे ये क्लोज होगा। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। क्या एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग आगे इसी लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, जो कि आपको पढ़ना भी है। ठीक, तो मैंने क्या बताया, जो आपको स्टोमेटल पोर यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के बारे में डिटेल से पढ़ना है। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन क्या होता है, स्टोमेटल पोर का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टोमेटल पोर यानी कि मोनोकाट में कैसा होता है, मोनोकाट में कैसा शेप होता है स्टोमेटल पोर का, डाइकाट में कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद स्टोमेटल पोर कब बंद होते हैं, कैसे ओपन होते हैं, कैसे बंद होते हैं, एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमको आपके साथ समझना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के बारे में। तो आपको पता होगा भैया, जो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है, इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा किसके द्वारा होगा, स्टोमेटा के द्वारा। मेरे कहने का मतलब, जो ट्रांसपीरेशनल यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है, ये किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि स्टोमेटा कहाँ होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। तो जो आपका स्टोमेटा होता है वो लीफ में होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं। हर्बेसियस प्लांट के स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यानी कि जो यंग स्टेज में प्लांट होते हैं उनके स्टेम में स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप बहुत सारे हर्बेसियस प्लांट देखे होंगे, जैसे आम, आम का छोटा पौधा जब यंग स्टेज में, छोटे स्टेज में होता है, तो आप देखेंगे कि जो उसका स्टेम होता है वो भी कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, वो भी हरा होता है। ठीक है, यानी कि सपोज कि ये आम का जो कि एक छोटा सा प्लांट है, इसमें जो इसका स्टेम होता है वो भी ग्रीन होता है। ठीक है, स्टेम भी क्या होगा, ग्रीन होगा। तो जब उसका स्टेम ग्रीन होता है तो वहाँ पर भी स्टोमेटा होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटा होगा, क्योंकि उसका स्टेम ग्रीन है तो वहाँ पे स्टोमेटा होगा। अगर स्टोमेटा होगा तो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ेगा। ग्रीन कलर क्यों होगा, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। और अगर वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, इस स्टेम में क्लोरोप्लास्ट होगा, तो भोजन बनाएगा। और अगर भोजन बनाएगा तो गैसेस का एक्सचेंज होगा, मतलब CO2 को लेगा। ठीक है, CO2 को लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, और अगर ये फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो उसको गैसेस मिलने चाहिए, CO2 मिलना चाहिए। तो किसके द्वारा मिलेगा,
स्टोमेटल पोर के द्वारा उसके पास गैसेज का एक्सचेंजेज होगा। ठीक है, तो मेन बात आपको इस बात पे फोकस करनी है कि जो स्टोमेटल पोर होता है वो लीफ में होगा, कुछ हर्बेसियस स्टेम में होंगे और फ्रूट वाल में होगा। फ्रूट वाल मतलब जैसे आप कच्चे फल देखते हैं, ठीक है, फ्रूट वाल में होगा। यानी कि जब फ्रूट आप देखेंगे यंग स्टेज में होता है तो आपको पता है भैया जब कोई फ्रूट है अगर वो यंग स्टेज में होगा, और आप देखे भी होंगे कि जितने भी फ्रूट होते हैं जब वो रॉ फॉर्म में यानी कच्चे या फिर यंग स्टेज में कच्चा होता है तो वो ग्रीन कलर दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप टमाटर ही देखते हैं, टमाटर भी जो जब यंग स्टेज में होता है तो वो क्या होते हैं, ग्रीन होता है। ठीक है, कच्चा होगा तो क्या होगा, ग्रीन होगा। तो इसका मतलब ये कि जो फ्रूट है वो भी भोजन बनाएगा, वो भी CO2 लेगा। ठीक है, तो CO2 किसके द्वारा जाएगा, स्टोमेटा के द्वारा आएगा और जाएगा। ठीक है, तो यही बात होती है स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन के बारे में। आइए अब इसी सब बातों को हम लोग एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो मैंने बताया द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor through the stomata, stomatal pore is known as stomatal transpiration. About 80 to 90% वाटर लॉसेस अकर्स थ्रू स्टोमेटा। लगभग 80 से 90% जो वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट वो स्टोमेटल पोर के द्वारा रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आगे बात करते हैं कि स्टोमेटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। पहले एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। द स्टोमेटा आर स्मॉल और माइन्यूट पोर प्रेजेंट एपिडर्मल सरफेस ऑफ लीफ यंग स्टेम एंड फ्रूट। यंग फ्रूट जो स्टोमेटल पोर होते हैं एक छोटा सा पोर होता है। ठीक है, जो स्टोमेटा है वह एक स्मॉल पोर होते हैं, माइन्यूट से पोर होते हैं जो कि एपिडर्मल सरफेस के लीफ के एपिडर्मल सरफेस पे यंग स्टेम में और यंग फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ये स्टोमेटल पोर होता है आपको पता है भैया, और ये फिगर आप याद देख रहे होंगे, जो ये फिगर है ये स्टोमेटल पोर का है। ठीक है, तो जो ये स्टोमेटल दिखाई पड़ रहा है, स्टोमेटल पोर का फिगर दिखाई पड़ रहा है, ये डाइकैट प्लांट का है। और आपको पता है जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, यानी कि मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं लगभग 80 से 85% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें डाइकाट वो प्लांट होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, डाइकाट प्लांट होते हैं। 15 से 20% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो मोनोकाट होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी लगभग 80 से 85% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो डाइकाट होते हैं, 15 से 20% क्या होते हैं, मोनोकाट होते हैं। ठीक है, तो जो आपका ये स्टोमेटा होता है ये डाइकाट में कैसा होता है, मोनोकाट में कैसा होता है, अभी इस बात को हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो स्टोमेटा है, ये जो आपको स्टोमेटा दिखाई पड़ रहा है ये डाइकाट प्लांट का है। आप देख लेंगे ये स्टोमेटा है, यहाँ पे लिखा भी है ये स्टोमेटल पोर है। ठीक है, इस स्टोमेटल पोर है, इस स्टोमेटल पोर के चारों तरफ एक सराउंड करता हुआ सेल है जिसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ये जो स्टोमेटल पोर है आप देख सकते हैं इसको 2 सेल्स कवर की हुई है, ये 2 सेल्स कवर की हुई है, सराउंड की हुई है, घेरे हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं, गार्ड सेल। जो ये गार्ड सेल होता है ये लिविंग होता है। क्या होता है, ये लिविंग होता है, किडनी शेप का होता है। कैसा होता है, किडनी शेप का होता है। और कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है, सेम के बीच के आकार की सब होता है, बीन शेप की तरह होता है। ठीक है, वो क्या होता है, किडनी शेप के होते हैं। आगे समझते हैं जो डाइकाट प्लांट होते हैं। ठीक है, जो डाइकाट प्लांट होते हैं और मोनोकाट प्लांट होते हैं उसमें स्टोमेटल क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसको समझते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए जो डाइकाट प्लांट होता है उसका जो स्टोमेटा होता है वो किडनी शेप का होता है। ये मैंने अभी आपको बताया वो क्या होता है, वो
किडनी शेप का होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बीन शेप का होता है, यानी कि सेम के बीज के आकार की तरफ होता है, यानी कि किडनी शेप का होता है। जो मोनोकाट होते हैं प्लांट, ठीक है, मोनोकाट, उसका जो स्टोमेटल पोर होता है वो डम्बेल शेप होता है। कैसा होता है? डम्बेल शेप होता है। आप ऐसे देख सकते हैं, डम्बेल शेप, ठीक है। डम्बेल शेप का मतलब, जैसे आप डमरू देखते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। एक तरफ इस तरफ आ रहा है, एक तरफ इस तरफ। डम्बल शेप, यानी कि वो डम्बल शेप, यानी कि कुछ इतना ही आकार रहेगा उसमें। सॉरी, मिस्टेक हो गया, ठीक है। केवल आपको इतना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इतना, ऐसे डम्बल शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। और तो इसमें क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस यही है कि जो डाइकाट प्लांट होते हैं उसका जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है? जो स्टोमेटा होता है वो पीयर शेप्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि बीन शेप्ड, या फिर किडनी शेप का होता है। और जो ये मोनोकाट का होता है वो डम्बल शेप का होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये समझ में आई। नेक्स्ट समझते हैं। मैंने बताया कि जो स्टोमेटा होता है उसके तो उसको चारों तरफ से सराउंड किया रहता है एक सेल, जिसको कहते हैं गार्ड सेल। जो गार्ड सेल होता है इसमें दो लेयर होती है, इनर थिक लेयर, अंदर वाली थिक यानी कि मोटी लेयर, थिक लेयर ऑफ गार्ड सेल की जो अंदर वाली सेल होती है वो मोटी होती है, और जो गार्ड सेल की बाहर वाली लेयर आपको दिख रही होगी, ये लेयर, ये क्या होती है? थिन होती है, ये पतली होती है, ठीक है। ये कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। जो आउटर थिन होता है, ठीक है, मैंने बताया कि इनर वाला क्या होता है? अंदर वाला थिक होता है, ठीक है, और आउटर वाला यानी कि बाहर वाला थिन होता है, ठीक है। अंदर वाला मोटा और बाहर वाला पतला होता है, ठीक है, आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। और जो ये होते हैं ये आपके गार्ड सेल, ये माइक्रोफाइब्रिल का बना होता है, ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल का बना होता है, जिसके कारण ये इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इलास्टिक प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब, जब इलास्टिक होगा तो ये क्या होगा? प्रेशर जब पड़ेगा तो ये तन जाएंगे, यानी कि फैल जाएंगे, और जब प्रेशर हट जाएगा, प्रेशर नहीं रहेगा, तो वो अपने पुराने पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि वो पुराने शेप में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो गार्ड सेल होते हैं जो माइक्रोफाइब्रिल का बना होता है, जिसके कारण इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं, ठीक है। अब कब ये ओपन होते हैं, कब ये क्लोज होते हैं, इसका कंडीशन पे ये, जो है कि ये कंडीशन पे होगा, जिसको हम लोग आगे समझेंगे, यानी कि कब बंद होगा, कब ओपन होगा, इस कंडीशन पे ये बताएगा कि जैसी कंडीशन होगी उस प्रकार से ये चेंज होते रहते हैं, ओपन और क्लोज होते रहते हैं, ठीक है। तो और आगे समझिए, जो गार्ड सेल होता है वो लिविंग होता है। गार्ड सेल कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसके अलावा जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल के बाहर एक लेयर होती है, जिसको कहते हैं हम लोग सब इपिडर्मल सेल। गार्ड सेल के बाहर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं हम लोग सब इपिडर्मल सेल, जो कि एक लिविंग है, लिविंग सेल होती है। इसके बाहर एक लिविंग सेल होती है, सब इपिडर्मल सेल, और उस सब इपिडर्मल सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सबसिडरी सेल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सबसिडरी सेल। जो ये सबसिडरी सेल होता है वो इनडेफिनेट इन नंबर होते हैं, यानी कि बहुत सारी संख्या में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? द स्टोमेटा, क्या बताया? द स्टोमेटा आर स्मॉल पोर एंड सराउंडेड बाई टू गार्ड सेल, एंड सराउंडेड बाई टू गार्ड सेल which may be kidney shaped or are dumbbell shaped. Kidney shaped in dicot and dumbbell shaped in monocot plant. The guard cell are living. Yeah, the guard cell is living in nature and contain chloroplast as well as nucleus, and has outer thin wall and inner thick wall. ठीक है, outer thin wall and inner thick wall. The wall of guard cell, the wall
wall of guard cell as microfibrin which provide elastic properties to the stomatal wall या फिर stomatal pore. The guard cell also surround by epidermal cell called as subsidiary cells. ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि भैया मैंने ये बताया कि जो आपका स्टोमेटा होता है एक स्मॉल पोर होता है जो कि कैसे होते हैं। मैंने बताया कि गार्ड सेल होते हैं जो कि एक छोटे से स्टोमेटा क्या होता है एक छोटा सा माइन्यूट पोर होता है। ठीक है, जो कि दो प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि मोनोकाट में ये डंबल शेप, डाइकाट में बीन शेप यानी कि किडनी शेप के हो सकते हैं। ये लिविंग होते हैं नेचर में। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है। जो आपका गार्ड सेल होता है इसमें अंदर जो वाल होती है वो थिक होती है और बाहर की क्या होती है, थिन होती है। इसके अलावा गार्ड सेल के बाहर एक और सेल होती है जिसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सब्सिडरी सेल। ठीक है, सब्सिडरी सेल यानी कि सब एपिडर्मल सेल, उसी सब एपिडर्मल सेल को हम लोग सब्सिडरी सेल बोलते हैं। जो सब्सिडरी सेल होता है वो भी क्या होता है, लिविंग होता है। ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसको बचाता है। ठीक है, तो आइए अब इस सब बातों को हम एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। द स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाई टू किडनी सेल, kidney or bean shaped, dicart and dumbbell shaped in monocart guard cell. The guard cell are also surrounded by subepidermal cell called as subsidiary cell. The guard cell are living and consist of chloroplast and nucleus. ठीक है, आगे समझिए। The outer wall of guard cell is thin while inner wall of thick cell of guard cell contain microfibrin which provide elastic properties to the guard cell. ठीक है, तो मैंने पूरी बातें आपको बता दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आपके साथ डिस्कशन होगा मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, इसके बारे में समझेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और अगर उसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। स्टूडेंट, आपकी बॉटनी की क्लासेस नहीं आ रही थी, उसके पीछे कुछ थोड़ी सी रीज़न थी। रीज़न ये थी कि जो इसका नोट्स था वो अभी नहीं बन पाया था। नोट्स बन गया है, आप देख सकते हैं कि ये 50 पेज का नोट्स बन चुका है, जो कि इस टाइम हम लोग 18 पेज पे स्टैंड है। ठीक है, 18 वाले पेज पे हम लोग स्टैंड है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 18 पेज पे हम लोग इस टाइम स्टैंड है। तो ये 50 पेज का आपका जो कि PDF बन चुका है। अब हम लोग रेगुलर क्लासेस लेंगे, आपके PDF बन चुके हैं। तो PDF पे ही वर्क हो रहा था, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं आ पा रही थी। अब क्लासेस आपकी रेगुलर आएगी इस टाइम, यानी कि मॉर्निंग में सुबह के आपके जो भी 8 या फिर 8:30 बजे जो भी होगी टाइमिंग, उस अकॉर्डिंग आपकी क्लास आएगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, उसके मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें कई थियरी है, जैसे शुगर स्टार्च कन्वर्जन थियरी, स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी। और एक है आपका जिसपे आपको पढ़ना है, एक थियरी है एक्टिव आयन एक्टिव पोटेशियम आयन एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थियरी। इस दो थियरी के बारे में आपको समझना है, जो कि आगे हम लोग आपको बताएंगे शुगर कन्वर्जन थियरी मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि आपके BSc फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आपके पास अगर टाइम हो तो आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है जूलॉजी की, बॉटनी की। जूलॉजी की भी क्लासेस काफ़ी स्पीड में चल रही है, बॉटनी की क्लासेस स्पीड नहीं चल रही है क्योंकि उसमें अभी नोट्स बनाना बाकी था। तो नोट्स वहाँ पे भी बन गया है, अब वहाँ पे भी क्लासेस लगभग बराबर रेगुलर आएंगी। तो आप लोग
को अगर लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। स्टूडेंट, हम पूरे गारंटी के साथ आपके सिलेबस को कवर करेंगे, आपको तनिक भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आपके सारे जितने भी टॉपिक हैं सबको कवर करेंगे। केवल आपको थोड़ी सी टाइमिंग हो सकती है, बट आपके एग्ज़ाम के पहले ही हम लोग सारे वीडियोज़ लेक्चर को कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको PDF नोट्स नहीं मिल पा रही है तो अभी आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट क्वेरीज को रख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला है अभी तक PDF तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए सिंपल मेथड है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको मेंशन हो ही गया है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।